गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति और माध्यम जो तीसरी पुस्तक है उससे संबंधित कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया, कार्यालय लेखन क्या है और उसका कार्य किस प्रकार होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने समक्ष कुछ बिंदु देख रहे हैं जो कार्यालय लेखन से संबंधित है, जिसमें पत्र आते हैं यानी औपचारिक पत्र। जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट यानी सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ पर पत्रों से व्यापार होता है या पत्रों के अनुसार ही व्यवहार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारा काम होता है, उसी से संबंधित होता है। तो जो कुछ भी जांच हो या जांच अधिकारी हो, चाहे वो एमसीडी हो, बीएमसी हो या कहीं भी आपको अगर सरकारी कार्यालय में कोई कुछ भी भेजना है, चाहे ना केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी कार्यालय में भी, तो वहाँ पर भी आपको पत्राचार करना पड़ता है। औपचारिक पत्र लिखकर अपनी शिकायत, अपनी बात और अपने कार्यों को दर्ज करना होता है। तो ये विषय इसी से संबंधित है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को भेजे जाते हैं। तो जो कुछ भी कार्य होता है, आप सबने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है। चाहे आप बैंक में जाते हैं किसी और खाता खुलवाते हैं अपना, तो वो पत्राचार होता है, आपसे पत्र लिखवाया जाता है औपचारिक रूप से, आपका खाता खोला जाएगा, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जानकारियाँ उन्हें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे एकत्रित की जाएंगी, चाहे आधार कार्ड हो या अन्य चीज़ें हो। तो वो सारी संकलित कर आपके डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। और ये जो सारा कार्य होता है ना केवल बैंक में बल्कि अन्य विभागों में भी, चाहे वो पानी से लेकर जल बोर्ड का विभाग हो, एमसीडी का हो, अलग अलग मंत्रालय हो, आपके शिक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं हर विभाग में, हर सेक्शन में, वो पत्रों के माध्यम से होते हैं। तो ऑफिशियल औपचारिक पत्र वहाँ लिखे जाते हैं और उसी के माध्यम से अपनी बात को आगे रखा जाता है। और सारे कार्य वहाँ पर जो ठप्पे लगते हैं कि ये कार्य यहाँ हो चुका है, इस जगह का कार्य कराना है या ये सड़क बनवानी है, तो जिन जिन कार्यालयों से होकर वो निकलेगी वहाँ औपचारिक पत्र भेजे जाएंगे और औपचारिक पत्र के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगने हैं उसे हम कार्यालय लेखन के अंतर्गत रखते हैं। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया गया है। तो हर श्रेणी का यानी हर सेक्शन, हर कार्यालय का सरकारी कामों के लिए, जो क्योंकि उसकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग तरीके से उसका काम चलता है, वहाँ पर कार्य व्यवहार होता है, तो उसी को बनाए रखने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, एक प्रारूप तैयार किया जाता है। और हर क्षेत्र का अपना पत्र का एक प्रारूप होता है, जिसमें पहले क्या लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, ये हर चीज़ मेंशन की जाती है। इसी के साथ मुख्य टिप यानी नोटिंग, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मत, आदेश या निर्देश दिए जाते हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। जब हम किसी भी बात पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अपने आदेश, मत या राय हमें देने होते हैं, तो हम उसे टिप्पणी कहते हैं। अब सरकारी कार्यों में जब किसी भी विषय को या किसी भी सड़क बनाने से जुड़े हुए विषय पर कार्य होता है, तो वहाँ पर वहाँ का अधिकारी जो है मुख्य रूप से टिप्पणी करता है, नोटिंग यानी टिप्पण जारी करता है और उसमें वो नियम निर्धारित करता है कि इन नियमों के आधार पर ये कार्य होगा और इस तरह से, इस फॉर्मेट में उसे ये चीज़ें चाहिए, उसमें ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आरंभिक टिप्पण में सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। तो सबसे पहला टिप्पण ये होता है कि जो भी सहायक होता है, हेल्पर होता है, वो अपने विचार को टिप्पण में लिखकर उसका ब्यौरा संक्षिप्त रूप में कम अक्षरों में लिखकर आगे मंत्री तक या आगे जो भी सरकारी अध्यक्ष है, जो कार्य करने वाला है, उस तक पहुंचाता है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए।
तो टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाती है? जो सहायक यानी हेल्पर जो है, सरकारी हेल्पर जो टिप्पणी लिखकर आगे कार्यालयों में भेजता है, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें तर्क होने चाहिए, जो वो बात कह रहा है वो प्रूफ के साथ होनी चाहिए, विषय से संगत होनी चाहिए, यानी विषय पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विषय से भटकी हुई बात उसमें कही जा रही है, और क्रम के अनुसार होनी चाहिए। यानी जिस क्रम में जो बातचीत आप कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले जो कहना था वो बाद में कह दिया। एक क्रम के अनुसार, एक सीक्वेंस में अपनी बात को टिप्पणी में लिखना होता है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ सदैव अन्य पुरुष जो है में लिखी जाती है। टिप्पणी सदैव यानी हर वक्त जो है, जो हम जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं सरकारी कार्यालयों में, जब हम कोई शिकायत दर्ज करते हैं या हम कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो सड़क बनवाने से जुड़ा हो या कोई पुल बनवाने से जुड़ा हो, पानी से संबंधित कोई कार्य करने से, नाले से संबंधित कि आपके क्षेत्र में कोई नाला खुला हुआ है, या बीएमसी अधिकारी को, बिजली विभाग को कोई पत्र लिखना है, तो वो अन्य अन्य पुरुष जो है वो एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध फॉर्मेट में, प्रारूप में उसे उस टिप्पणी को लिखकर देते हैं। अनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? अनुषंगिक टिप्पण जो है वो जो सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पणी से सहमत होता है तो टिप्पण के नीचे केवल हस्ताक्षर कर देता है, अथवा मैं उपर्युक्त टिप्पणी से सहमत हूँ लिखता है। टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत अनुमान जो अनुनांशिक है वो किस रूप में कहलाता है? क्योंकि यदि अधिकारी असहमत है तो वह टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का कार्य नहीं करता, अपितु केवल उससे असहमति व्यक्त करता है। तो इस जो अगला विभाग है यानी सहायक टिप्पण ने जो संबंधित अधिकारी टिप्पण को वो टिप्पणी भेजी, जो कुछ भी वो जिस भी संबंधित वो बात कहना चाहता था उस पत्र में, औपचारिक पत्र में, वो उसे भेजता है, अपनी राय व्यक्त करता है, क्रम अनुसार बातें लिखता है। जो अगला अधिकारी है वो उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर ये बताता है कि इस बात से वो सहमत है या नहीं है। अगर वो असहमत है तो वो केवल ये जताएगा, केवल असहमति व्यक्त करेगा और उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं करेगा। वो उसे हटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता और काट भी नहीं सकता। स्मरण पत्र, इसे अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भी कहते हैं। स्मरण यानी रिमाइंडर, याद रखने वाला। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे जो भी हो, जब आपके बिजली का बिल पूरा नहीं होता है या आप उसे समय पर नहीं देते हैं तो आपको एक स्मरण पत्र भेजा जाता है कि आपको याद हो, रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है। उसमें 1, 2, 3 इत्यादि अनुक्रमांक होते हैं, यानी नंबर्स के माध्यम से बताया जाता है कि पहला अनुक्रमांक, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि कितनी बार वो आपको भेजा गया। तो वो एक रिमाइंडर के रूप में उसका एक अलग प्रारूप होता है, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, और उसका जो आकार होता है उस पत्र का वो छोटा होता है, क्योंकि उसमें सारी बातें नहीं होती हैं, केवल रिमाइंडर होता है। अर्ध सरकारी पत्र, यह पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है तथा किसी विशेष विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित कराना चाहता है। जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी अधिकारी को पर्सनल लेवल पर जानता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। जब वो उसे लिखकर किसी समस्या की ओर या किसी जानकारी की ओर उस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है या परामर्श करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है। इसके लेखन के लिए लेटर पैड का प्रयोग होता है। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम होता है, पता और पद नाम होता है। पत्र का प्रारंभ श्री, श्रीमान, प्रिय इत्यादि से होता है। पत्र के अंत में भवदीय के साथ आपका शब्द प्रयोग किया जाता है। जो आपका शब्द है वो सरकारी रूप से, जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें नहीं लिखा जाता है, उसमें केवल भवदीय लिखा जाता है। आपका शब्द हम अर्ध सरकारी में प्रयोग करते हैं क्योंकि आप उस अधिकारी से जान पहचान रखते हैं पर्सनल लेवल पर और उसे आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप उसमें आपका वो कौन लगता है उससे आप अपने नाम के माध्यम से उसे भेज सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज,
कोई व्यक्ति या संसाधन किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य सामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो जो कुछ भी डिटेलिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बहुत सी चीज़ें लॉन्च की हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन होता है। वो संस्था उसके बारे में डिस्कशन करती है, उस पर विचार विमर्श करती है, उस विषय पर बैठक होती है, निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद उसे लॉन्च किया जाता है। तो उससे संबंधित यानी प्रेस विज्ञप्ति यानी सभी के साथ साझा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर सब तक उस बात को पहुंचाया जाता है, जन सामान्य तक, सभी जनता तक वहां पहुंचाया जाता है। परिपत्र यानी सर्कुलर, सरकारी या निजी संस्थान में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी किए जाते हैं, सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं। आपने देखा है कि सीबीएसई की साइट पे ही आप देखेंगे बहुत से सर्कुलर्स होते हैं। सर्कुलर संख्या 1, 2, 3 अनुक्रमांक दिए होते हैं, रोल नंबर या सीक्वेंस वाइज उसे होते हैं, उसके अपने अपने सीरियल नंबर्स होते हैं। तो उसे सर्कुलर कहते हैं, जो लागू किया जाता है। कार्य को निर्णय के रूप में कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जो भी कार्य डिसाइड किया गया है, जो भी माना गया है कि इस कार्यालय को इस जगह से करवाना है, निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे निजी संस्थानों पर, सभी स्कूलों में या सभी जगह उस सर्कुलर को भेजा जाता है और उससे संबंधित वो कार्य कराए जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि वोटिंग के वक्त जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, जो लोग उस इलेक्शन टीम में सिलेक्ट होते हैं और उन तक सर्कुलर्स पहुंचाए जाते हैं कि आप इस टाइम पे ये परिपत्र उन्हें भेजे जाते हैं कि ये कार्य आपको करना है, इस अनुसार आपको होल्डिंग्स लगवानी है, नारे लिखवाने हैं, ये तरह तरह के कार्य करवाने हैं। इसी के साथ कार्यसूची, विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श का निर्णय में पहुंचने के लिए कई जो समितियां हैं का गठन किया जाता है। इन समितियों में अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं। जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना हो अथवा निर्णय लेना हो, समिति के सब सदस्य एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन करते हैं। बैठक प्रारंभ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है, एजेंडा तैयार किया जाता है। तो जो भी कार्य करना है, एक टीम बनाई जाती है, उस टीम में यह पहले मुख्य बिंदु लिख लिए जाते हैं कि किन किन बातों पर हमें विचार करना है। उसके बाद उन मुद्दों को एक एक कर उठाया जाता है और उस एजेंडे को पूरा किया जाता है, उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं और उस पर अध्यक्ष हो या सचिव हो या अन्य जो भी अतिरिक्त सदस्य हैं वो उस मीटिंग में उस समय मौजूद होते हैं और वो उस एजेंडे पर काम करते हैं, उस कार्य सूची से संबंधित डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसे क्रमवार कैसे पहुंचाया जाएगा, उसे कार्य के रूप में कैसे लाया जाएगा कि वो कार्य हो सके, पूर्ण हो सके। आगे आप देख रहे हैं कार्य सूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि केवल उन विषयों पर चर्चा की जाए जो विचारणीय है, यानी अन्य किसी हम विषय से भटक नहीं जाएं। जिस भी विषय से संबंधित हमें बातचीत करनी है, चाहे वो अब कोरोना से संबंधित हो या राष्ट्रीय या शिक्षा आयोग से संबंधित हो, या आप देख सकते हैं कि यूजीसी जो है आजकल एग्ज़ाम से रिलेटेड की ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चर्चाएं चल रही हैं, तो एक कार्य सूची बनाई जाती है, एक एजेंडा तैयार किया जाता है, उसी से संबंधित कार्य उसमें होता है। बैठक का संचालन सचिव करता है। कार्यवृत्त यानी कार्य सूची में किए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, कार्यवृत्त कहते हैं उसे। समिति है उसके अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और विचार विमर्श करके एक निर्णय लेते हैं। और कार्यवृत्त एवं कार्य सूची में अंतर है। किसी विषय के संदर्भ में आयोजित बैठक से पूर्व पहले विचारणीय बिंदु की सूची बना लेना कार्य सूची कहलाती है, और जो कार्यवृत्त है वो प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श करके जो लिखे जाते हैं विचार कि क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उसे कार्यवृत्त कहते हैं। तो आप अपने सामने एक प्रारूप देख रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय सांस्कृतिक बोर्ड समिति की बैठक। तो ये एक प्रारूप है, एक फॉर्मेट है
जिसे आप परिपत्र भी कह सकते हैं यानी सर्कुलर। तो दिनांक लिखा जाता है, बैठक का समय 2 बजे और स्थल कार्यालय सभागार। कार्यसूची जो पहले ही निर्धारित की जाती है कि किन मुद्दों पर विचार होगा। तो पिछली बैठकों में किए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा की जो जो कार्य दिए गए हैं वो कैसे उन्होंने किए हैं, और संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से बनी रहे जो हम कार्य करा रहे हैं। तो ये पहले कार्यसूची तैयार की जाती है। बैठक के दौरान सभी सदस्यों में ये कार्यसूची उनको दे दी जाती है और इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत होती है, और उसके बाद जो समाप्ति में जो निष्कर्ष निकलता है उसे कार्यवृत्त कहते हैं। और बाद में उसके अंत में दिनांक 17 मई 2005 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की कौन सी बैठक थी, ये कार्यवृत्त कहलाती है। तो रूप अपने सामने देख रहे हैं, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष के दिनांक 17 मई 2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता, ये जितना भी है ये किसके अंतर्गत आएगा, कार्यवृत्त और कार्यसूची जो पहले ही निर्धारित की गई थी। तो किन किन लोगों ने उसमें भागीदारी ली, कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा, उससे संबंधित जानकारी इसमें होती है। तो आज हमने कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया यानी कौन से जो सरकारी पत्राचार है या अर्ध सरकारी पत्राचार है, किस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति होती है, और कार्यसूची क्या है, कार्यवृत्त क्या है, इनसे जुड़ी हुई बातों को समझा। आशा है आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। ये मुख्य रूप से सरकारी विभाग जो है या मंत्रालय हैं उन्हीं पर आधारित इनका कार्य होता है। और अगर आपको इनमें से किसी भी बात पर कोई शंका हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।